Hello friends, welcome back again. In this video, we are going to discuss question number 160 to 200. Questions are related to banking. Some portion is with banking and the rest is inflation. Let us start. First question is, if US Central Bank raises their interest rate, US Central Bank raises their interest rate, then it may lead to which of the following in Indian economy? अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. तो यूएस का जो फेडरल बैंक है वो अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, तो क्या है, क्या होगा? डॉलर इंडियन मार्केट से निकल जाएगा और वो वहां पे इन्वेस्टर्स अपना मनी यूएस के फेडरल इकोनॉमी में लगाएंगे जहां पे उनको ज्यादा रेट इंटरेस्ट मिलेगा. तो डिमांड फॉर डॉलर, तो यूएस का जो व्यापारी होगा वो यहां से डॉलर निकालेगा, तो डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज होगी. डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज, तो रुपी क्या होगा? डेप्रिशिएट करेगा. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए फॉर आगरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the US Federal Bank increases the interest rate, the foreign investors sell their investment in India. In this process, the dollar demand increases and the rupee depreciate. Answer is A for Agra. Second question, which of the following RBI may do to curb the rupee depreciation? रूपी का डेप्रिशिएशन हो रहा है, उसको कर्ब करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? पहला स्टेटमेंट कहता है, अलाउ द इंपोर्टर टू डायरेक्टली बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई. आरबीआई से फॉरेन करेंसी डायरेक्टली बाय करेगा कोई इंपोर्टर, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा डेप्रिशिएशन पे? डेप्रिशिएशन इज रिगार्डिंग डॉलर और रुपी के बीच में है. फॉरेक्स मार्केट से बाय करता तब तो वहां पे फर्क पड़ता. फॉरेक्स मार्केट से बाय करता तो रुपी की डिमांड क्या होती? इंक्रीज हो जाती. लेकिन आरबीआई से बाई कर रहा है तो यानी कि एज ए काइंड ऑफ लोन ले रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेप्रिशिएशन पे. तो दिस इज रॉन्ग. यदि आरबीआई इंक्रीज कर दे रेपो रेट तो क्या फर्क पड़ेगा रुपी डेप्रिशिएशन पे? सोचिए आप लोग. जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा. तो मनी क्या है? मनी सप्लाई कम होगा. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या हैं? इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे. इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो डिमांड फॉर रुपीज फॉरेन मार्केट में इंक्रीज होगा, तो रुपी की डिमांड इंक्रीज होगी. तो ये सही बात है, इससे क्या है, रुपी अप्रिशिएट करेगा. यदि थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई सेलिंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आरबीआई डॉलर बेच दे. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आरबीआई डॉलर बेच रहा है, डॉलर बेच रहा है जिसके कारण रुपी खरीद रहा है. तो डिमांड फॉर रुपी इज इंक्रीजिंग, तो रुपी क्या है? अप्रिशिएट करेगा. फिर दिस इज अगेन करेक्ट. तो ये सेल करेगा डॉलर, तब डेप्रिशिएशन को टैकल करेगा. फोर्थ स्टेटमेंट कहता है बाइंग द डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये तो उसका उल्टा है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेप्रिशिएशन पे. इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3. बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है. नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं. रुपी डॉलर रेट इज डिस्कवर्ड इन फॉरेक्स मार्केट. यदि वो आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में, यदि इंपोर्टर फॉरेक्स मार्केट से बाई करता, पहले स्टेटमेंट में हमने देखा था, तब इसका असर पड़ता. सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई जब रेपो रेट इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाता है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे. थर्ड कहता है कि आरबीआई सेल द डॉलर इन द फॉरेक्स मार्केट, द सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस एंड डॉलर डेप्रिशिएट होगा, रुपी एप्रिशिएट होगा. ऑल ऑफ देम आर देयर, हमने देख लिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑपरेशन ट्विस्ट. ऑपरेशन ट्विस्ट, तो ये क्या होता है भैया? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन. क्या ऑपरेशन है ये?
ये एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, दिस इज करेक्ट। सेकंड कहता है कि आरबीआई पंप एडिशनल मनी इनटू द सिस्टम टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। ये तो कोई ऐसा टूल नहीं है ऑपरेशन ट्विस्ट में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प इन द मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आरबीआई का मेन एम क्या है, जो कॉरपोरेट्स है, कॉरपोरेट्स उनको लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, वो बैंक देते नहीं है इजीली, तो बैंक्स देते नहीं है। तो मेन एम आरबीआई का है कि ये जो इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म लोन मिलता है वो चीपली अवेलेबल हो, उसको प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट करता है। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, आरबीआई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेचता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मार्केट में बेचता है, बैंक्स को देता है या मार्केट में बेचता है। उससे जो पैसा आता है वो आरबीआई क्या करता है, वो पैसा आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में लगाता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में, वहां से वो लोन देता है डेब्ट मार्केट में, ठीक है, डेब्ट मार्केट में। तो कॉर्पोरेट्स को डेब्ट मार्केट से लोन देता है आरबीआई। तो जब आरबीआई कॉर्पोरेट्स को कम रेट पे लोन देगा तब क्या है, जो बैंक्स हैं उनको भी इसी रेट पे देना पड़ेगा जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रहा है, नहीं तो क्या है, उनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उनसे कोई लोन नहीं लेगा, उनका मार्केट खत्म होने का कगार पे आएगा। तो इसके कारण क्या है, आरबीआई उनको फोर्स कर रहा है यहाँ पे खुद बाई करके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, वहां पे आरबीआई क्या है, बैंक को फोर्स कर रहा है कि वो भी इस रेट पे, जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रहा है उस पर दे। तो यहां से क्या है, वो कम रेट पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार से ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का भी टूल है। तो आरबीआई यहां से फोर्स करवा रहा है बैंक को, तो इजीली जैसे आरबीआई कर रहा है वैसे ही बैंक को करना पड़ता है। आरबीआई जनरली रेपो रेट क्या घटाता है, रेपो रेट घटाता बढ़ाता रहता है, बैंक रेट भी घटाता है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं करते हैं बैंक एक्चुअली में, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट इज व्हेन द सेंट्रल बैंक यूजेस द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी टू बाय द लॉन्ग टर्म डेब्ट पेपर लीडिंग टू ईजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। ये हमने देख लिया। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म लैंडिंग पे कम कराना है। तो जैसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम आते हैं तो फाइनेंस मार्केट कम डाउन ड्यू टू द ऑपरेशन ट्विस्ट। तो बैंक कैन नॉट कीप द लैंडिंग एट हायर फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। तो इट विल इंश्योर द बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन। ठीक, ऑपरेशन ट्विस्ट इज ए ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड इज ए पार्ट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज ए पास थ्रू ऑफ, जो आरबीआई एक्शन लेती है वही इकोनॉमी में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज ए पास थ्रू ऑफ आरबीआई पॉलिसी एक्शन टू द इकोनॉमी एट लार्ज इन टर्म ऑफ एसेट प्राइस एंड जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। यानी कि आरबीआई जैसे लोन कम करता है, रेट कम करता है, तो वो बैंक को भी ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, बैंक ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये देखते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन वो करते नहीं है, क्यों है इसमें देखते हैं। कहाँ पे था, इसमें था एक में, हाँ ये पासेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रीजन फॉर द पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के क्या क्या रीजन है। सो बैंक का जो मोस्टली डिपॉजिट आता है दैट इज आवर डिपेंडेंस ऑफ डिपॉजिट। तो बैंक का जो लोन देता है वो इंडिविजुअल वहां पे इन्वेस्ट करता है और उसका, जैसे मैंने कहा था कि 100 रुपये में बैंक में जमा कर रहा हूं तो 20 रुपये वो अपने पास रिजर्व में रखता है बैंक, 80 रुपये लोन देता है। तो मोस्ट ऑफ द बैंक का जो लोन है वो इस तरह के डिपॉजिट से आता है। यदि वो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कर दे तो क्या होगा, जल्दी से रेट कम कर दे तो इनको जो पहले डिपॉजिट किए थे डिपॉजिटर्स थे
उनका रेट इफेक्ट होता है यदि वो रेट कम कर दे तो। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड रीजन क्या है, डिपॉजिट विद हायर मैच्योरिटी पीरियड। तो हायर मैच्योरिटी पीरियड के डिपॉजिट भी होते हैं बैंक्स के पास, तो मोर देन 1 ईयर वाले होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द डिपॉजिट। मोस्ट ऑफ दीज डिपॉजिट आर फिक्स टर्म डिपॉजिट होते हैं एंड हैंस दे बिकम डिफिकल्ट टू बैंक टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन पे कम करना मुश्किल हो जाता है बैंक के लिए। और तीसरा रीजन है जो मॉनेटरी पॉलिसी पुअर ट्रांसमिशन का होता है, वो स्मॉल सेविंग बैंक्स होती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही किसान विकास पत्रा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इन पे ज़्यादा लोन दे रही थी। अभी तो कम करने की बात चल रही थी, तो इन पे गवर्नमेंट लोन दे रही है, गवर्नमेंट इन पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। तो मान लेते इन पे 8% दे रही है, तो बैंक 8% देना पड़ेगा ना बैंक को मार्केट में बने रहने के लिए, उससे कम थोड़ी कर पाएंगे बैंक। बैंक में हायर एनपीए भी है, तो दे आल्सो enforce the bank to इसके forces the bank to not transfer the rates. Then there is opaqueness in the marginal cost of lending rate जो बैंक का होता है, जो 2016 में MCLR इंट्रोड्यूस किया गया था। 2010 में क्या था, बेस रेट था। ये सभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पुअर रीजंस थे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ऑपरेशन ट्विस्ट वाला था, ठीक है। तो ये इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट का क्या इंपैक्ट होगा, तो आरबीआई क्या है, लॉन्ग टर्म इसमें परचेज करती है, शॉर्ट टर्म सेल करती है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की तो क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सप्लाई इंक्रीज होगी, जिससे इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो इस पे क्या है, इंटरेस्ट कम होगा शॉर्ट टर्म वाले पे, डिक्रीज इनकी यील्ड क्या हो जाएगी, इनका प्राइस क्या हो जाएगा, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो जाएगा इनका। देन इट विल इंक्रीज द यील्ड ऑन द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो रेट इंक्रीज होता है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, इनकी यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। और जब आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तब क्या होगा, देयर इज ए सप्लाई डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की कम हो जाएगी, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। आरबीआई परचेज कर लेगा तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो इट विल इंक्रीज इन द बॉन्ड प्राइस, देन डिक्रीज द यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोन लेता है उसकी बोरोइंग कॉस्ट गवर्नमेंट की ज्यादा हो जाती है। एज यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीजेस, इन्वेस्टर वुड डिमांड हायर यील्ड ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड पे भी उसका असर पड़ेगा, जिसके कारण वो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसको भी इफेक्ट करता है। तो एज द यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्रीजेस, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टर इन द बॉन्ड इन कंपेयर टू इक्विटी में इन्वेस्टर ज्यादा मिलता है, उसके कारण ये शेयर मार्केट को भी इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ज्यादा होगी तो बैंक यूज द यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म रेपो रेट एज ए रेफरेंस फॉर फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स पे करता है। तो ये इनका जो क्रेडिट क्रिएशन होता है बैंक का वो कम हो जाता है, तो वो इकोनॉमी को हैम्पर करता है, ठीक। ये ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग टर्म रेपो रेट से है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। Which of the following statements are true regarding the long-term repo operations? So repo operation क्या होता है, रेपो रेट एक होता है, रेपो रेट, ठीक है, एक होता है रेपो फिक्स्ड रेट। इसके अंदर क्या है, ओवरनाइट लोन देता है बैंक, आरबीआई ओवरनाइट लोन देता है, 1 डे का अंदर 1 नाइट के अंदर ओवरनाइट लोन देता है बैंक्स को। 1/4 ऑफ देयर टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है बैंक की, उनका 1/4 का वो बैंक का से रेपो रेट पर लोन देता है। उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में चला जाता है लोन, वहाँ पे क्या है वो रेपो रेट प्लस सम रेट चार्ज कर रहा है बैंक। ये जो रेपो रेट है मान लेते हैं फिक्स्ड है, ये 5% है फिक्स्ड वाली, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे क्या करेगा, ये 5% प्लस सम 0.25% एक्स्ट्रा चार्ज करता है बैंक। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी क्या होती है, एक लिमिटेड होती है, यहाँ पे पेनल रेट चार्ज कर रहा है। अब आरबीआई चाहता है कि एक होता है, इसके अलावा एक और होता है रेपो ऑक्शन। रेपो ऑक्शन के अंदर क्या होता है कि जो रेपो फिक्स रेट है, जो ओवरनाइट फैसिलिटी है उसमें तो रेट फिक्स होता है, रेपो ऑक्शन के अंदर क्या होता है, रेट ऑक्शन से डिसाइड होता है, ऑक्शन से। आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होता है रेपो रेट का कब ऑक्शन करवाना है। तो ऑक्शन मतलब
यहाँ पे जिसमें आरबीआई मार्केट में जाता है और यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज की बोली लगाता है। यहाँ पे ऑक्शन होता है इसका सिक्योरिटीज का आरबीआई का, जिसको ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो वो उसके लिए बोली लगाएगा उसमें रेपो रेट पे। उसके हिसाब से जो पैसा आएगा डिस्कवर होता है तो उसको बोलते हैं रेपो ऑक्शंस। तो इस पे जो रेट मिलता है आरबीआई को वो वेरिएबल होता है, बोली के हिसाब से होता है, ठीक है, रेपो ऑक्शन पे। इसी तरह से रिवर्स रेपो का भी एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन, ठीक। तो ये रेपो था, एक रेपो ऑक्शन था। ओवरनाइट वाला था वो रेपो फिक्स्ड था, ऑक्शन वाला था वो आरबीआई का अपना डिस्क्रिप्शन होता है इसके लिए। अभी आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म रेपो में क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या कहता है आरबीआई, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में लॉन्ग टर्म पे लोन देना चाहता है आरबीआई, लोन देना चाहता है, उसके लिए क्या है आरबीआई ऑक्शन करवाता है। अगेन फिर से ऑक्शन करवाएगा, जैसे रेपो में ऑक्शन होता था उसी तरह से ऑक्शन कराता है। यहाँ पे जो लोन होता है वो रेपो रेट प्लस सम रेट होता है, तो उससे महंगा होता है। परंतु ये जो लोन होता है वो 1 ईयर से ज़्यादा की सिक्योरिटी का होता है, 1 से 3 ईयर तक, 3 ईयर या उससे भी ज़्यादा भी दे सकता है आरबीआई बैंक्स को, यदि उनकी जरूरत होती है तो यहाँ से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से लोन ले सकते हैं। ये अगेन डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा आरबीआई के, कब रेपो रेट ऑक्शन करवाना है कब नहीं करवाना है। जब गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं ये लोग वैसे, तो ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑक्शन। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो इट कम्स अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का हिस्सा होता है, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द इंटरेस्ट रेट शुड बी एट और अबव द रेपो रेट। तो 8 पे होता है ना, जब रेपो रेट पे होता है तब उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेपो ऑपरेशन बोलते हैं, एलटीएफआरओ, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेपो ऑपरेशन, ठीक है। और जब वो ऑक्शन से डिस्कवर होगा, ऑक्शन से, तो वो क्या होगा, रेपो से ज्यादा ही होता है, रेपो रेट प्लस सम रेट होगा, 0.1 कर लो या 0.2 कर लो, जितना भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो ऑक्शन से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो रेट होता है आरबीआई पहले ही बोल देता है कि वो रेपो रेट से ज्यादा पे यदि आप लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उससे कम पे नहीं दूंगा मैं, दिस इज अगेन करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट या उससे ज्यादा पे होता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज अ लॉन्ग टर्म लैंडिंग बाय द आरबीआई, तो ये लॉन्ग टर्म लैंडिंग होती है एलटीआरओ के अंदर, दिस इज अगेन करेक्ट, ठीक है। फिक्स्ड वाले के अंदर रेपो रेट पे ही होता है और वेरिएबल वाले के अंदर रेपो रेट से ज्यादा होता है। तो आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। सो आरबीआई देखते हैं इसको, आरबीआई लैंड टू द बैंक एट रेपो रेट ओनली अप टू द 1/4 यानी कि 0.25% ऑफ द बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी फॉर द ओवरनाइट, ठीक है। तो ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है कि आरबीआई लॉन्ग टर्म रेपो रेट अनाउंस कब करता है, ठीक है। इट इज डिसाइडेड बाय, इस पे जो रेट होता है वो ऑक्शन से डिसाइड होता है, जहां पे जिसको बोली नीड होती है वो बैंक्स उसमें बोली लगाते हैं और वहां से वो रेट डिस्कवर करते हैं, ठीक। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन विच मीन्स आरबीआई गिव्स मनी फॉर ए फिक्स्ड लॉन्ग टर्म के लिए देती है, यहाँ पे इट कैन बी डन एट रेपो रेट ऑपरेशन पे करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। एंड वरना ये डेली बेसिस पे क्या होता है, डेली बेसिस पे रेपो रेट होता है, रेपो रेट जो फिक्स्ड रेट वाला होता है, रेपो फिक्स्ड रेट वाला ऑपरेशन होता है वो डेली होता है, ठीक। लॉन्ग टर्म ऑपरेशन आरबीआई के एलटीआरओ इज ऑन आरबीआई डिस्क्रिप्शन, इसमें जो रेपो रेट फिक्स्ड वाला जो डेली होता है, रेपो फिक्स्ड वाला फिक्स्ड रेपो रेट वाला जो डेली होता है उसमें बैंक यहां से पैसा डेली ले सकते हैं अप टू 0.25% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। रेपो रेट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शंस आर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये दोनों ही इसका पार्ट है, रेपो रेट एज वेल एज टर्म रेपो, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वाली है तो वो उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इंपैक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय आरबीआई। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से क्या है, आरबीआई मनी इन्फ्यूज करता है मार्केट में, मनी सप्लाई, मनी इंक्रीज करता है मार्केट में, तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई होगा, जब मनी इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन भी क्या है, इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मनी इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, दिस इज अगेन करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है रेस्ट, मनी इंक्रीज हो रहा है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन का डिक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज इन लिक्विडिटी बैंक के साथ बैंक यहाँ से लॉन्ग टर्म रेपो रेट से लोन लेगा तो वहाँ से उनकी लिक्विडिटी क्या है, बढ़ जा रही है। दिस इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आंसर इज सी फॉर कलकत्ता। तो दीज आर इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन। ठीक, ये हमने देख लिया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने समझा दिया है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है उसके रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इट फॉलो द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमने देखा था कि 4 ± 2% फॉलो करती है फ्लेक्स, तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। दिस इज करेक्ट। वाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई कैन फोकस ऑन ग्रोथ। दिस इज अगेन करेक्ट। आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो। सेकंड कहता है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि फिस्कल स्टेबिलिटी इज द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, नॉट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसका कोई एक्सप्लिसिट मोटिव नहीं है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है अचीविंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑब्जेक्टिव। अचीविंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो 4 ± 2% अचीव कर लिया तो इट विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये जरूरी नहीं है इट विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जरूरी नहीं है। बैंक का एनपीए हो हाई हो गया हो तो भी क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में गड़बड़ हो सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है। या फिर एनबीएफसीज में शेयर मार्केट में लॉस हो जाए तब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अंडर डेंजर है, तो इट विल नॉट इंश्योर। दिस इज रॉन्ग। तो इट मे इंश्योर आता तो हो सकता था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 2, बी फॉर बॉम्बे। तो एज पर आरबीआई एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी नॉट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज देयर लेस इन्फ्लेशन वी हैव ह्यूज एनपीएज एंड वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफॉल्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स है, दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स है। क्वांटिटेटिव कौन कौन से हो गए, सीआरआर, एसएलआर, दीज आर द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या हो गए, क्रेडिट रेशनिंग्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर यूज्ड एट आरबीआई डिस्क्रिप्शन। आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे यूज करते हैं रेदर देन द बैंक्स अवेलिंग द फैसिलिटी एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने कहा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एलटीआरओ हमने अभी पढ़ चुके हैं, ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होते हैं। तो ओवरनाइट फिक्स रेट रेपो लेंडिंग, ये मैं जो बता रहा था कि आरबीआई ओवरनाइट फिक्स लेंडिंग देती है जो वो हमेशा अवेलेबल होती है बैंक के पास। तो ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, ये कभी भी बैंक लोन लेना चाहे वो ले सकता है ओवरनाइट एज 1/4 ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इसमें मिलता है। ठीक है, डॉपरेस्ट रिवर्स रेपो ऑक्शन, ऑक्शन वाला है वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4 आर डिपेंडिंग ऑन आरबीआई डिस्क्रिप्शन, सी फॉर कलकत्ता। तो आरबीआई कंडक्ट द फिक्स्ड रेपो रेट ऑपरेशन एंड फिक्स रेट रेपो ऑपरेशन एंड फिक्स रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन फॉर ओवरनाइट के लिए करती है आरबीआई, डेली बेसिस पे होता है ये। तो वेन एवर बैंक्स वांट टू बोरो द मनी फॉर द ओवरनाइट और डिपॉजिट मनी फॉर द ओवरनाइट दे कैन डू इट। ठीक है, एमएसएफ मार्जिन सेलिंग फैसिलिटी है दैट इज आल्सो ऑन द डेली बेसिस पे होती है। बट वेन टू कंडक्ट द ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलटीआरओ और रिवर्स रेपो ऑक्शंस, रिवर्स रेपो ऑक्शन और रेपो ऑक्शन यानी कि ऑक्शन वाले जब भी हैं तो वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होगा। टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द आरबीआई, आरबीआई इन ऑपरेशन को कंडक्ट कराता है, आरबीआई के विल पे होता है। ठीक है, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट। ये कौन सा ट्रू है, तो हम अभी देख लेते हैं पहले क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग लेंडिंग रेट क्या होता है, ये सारी बातें हम देखते हैं पहले, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2010 के अंदर, 2016 से पहले क्या था, 2000 से पहले 2010 के अंदर बेस रेट रेजीम में आया था।
जिसके अनुसार आरबीआई लोन देता था। तो बैंक्स लोन देते थे बेस रेट के आधार पे। बेस रेट वो रेट था जिससे नीचे बैंक्स लोन नहीं दे पाते थे। तो बेस रेट किन बातों पे डिपेंड करता था? बेस रेट डिपेंडेड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी कि बैंक के अंदर जो डिपॉजिट हो रहे थे उन पे कितना इंटरेस्ट दे रहा था बैंक, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैंक के अंदर बैंक कितने रेट पे लोन देगा। बैंक का लोन किस रेट पे देगा, मान लेते हैं एक्स रेट पे देगा, तो एक्स विल डिपेंड अपॉन कि बैंक के अंदर कितना डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज वाई। तो वाई पे भी डिपेंड करेगा कौन इसके अंदर डिपॉजिट होगा, तभी तो बैंक लोन देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑन बैंक इस पे डिपेंड करता था। कॉस्ट ऑफ सीआरआर, तो बैंक का कुछ एक कॉस्ट है वो सीआरआर के अंदर रखना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो सीआरआर पे हम जानते हैं कोई लिमिट नहीं होती है, ये आरबीआई के पास केस की फॉर्म में रखना पड़ता है, और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आता है सीआरआर। तो इसकी जो कॉस्ट है वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये अगेन आरबीआई के आइडल मनी होता है। तो इसमें आरबीआई के पास पड़ा हुआ आइडल मनी होता है बैंक के, इसके कारण कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बैंक की इंक्रीज हो जाती है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो बैंक का ऑपरेट करता है उसके एक्सपेंसेस हैं वो भी काउंट होते हैं। तो ये सारी डिटेल क्या है, इससे के आधार पे इन चीज़ों पे, इन 3 चीज़ों पे, कौन कौन सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सीआरआर की कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के आधार पे इन रेटों पे बेस रेट फिक्स होता था इनके आधार पे। सो बेस रेट वाज डिटरमाइंड ऑन दिस बेसिस, उसके आधार पे लोन दिया जाता था। तो इसमें क्या है, अलग अलग बैंक का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अलग अलग होते थे, ठीक है। तो एसबीआई का जैसे 7% है तो उसका बेस रेट एसबीआई 7% पे दे रहा था, आईसीआई 8% पे, एचडीएफसी 9% पे लेन देता था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक क्या था, वो क्या होता है, बेस रेट प्लस स्प्रेड होता है। स्प्रेड है वो वेरियस बैंक्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, स्प्रेड के बारे में अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो बैंक्स एसबीआई या फिर एचडीएफसी लोन दे रहा है वो किसके आधार पर दे रहा था, बेस रेट प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वाज बेस रेट प्लस स्प्रेड है। यहाँ पे क्या है, स्प्रेड के इतने आधार पर दिया था 2016 से पहले, यानी कि 2010 से 2016 तक जो भी बैंक लोन देते थे वो बेस रेट पे देते थे। तो बेस रेट रेजीम में यही था, ठीक है। इसमें रेपो रेट को इंक्लूड नहीं किया गया था। हमने देखा है कि ये 3 कंपोनेंट के आधार पर देते थे, इसमें रेपो रेट इज नॉट इंक्लूडेड। चेंजेस इन रेपो रेट डिड नॉट लीड टू चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक, तो ये सब बातें इसमें होती नहीं थी। तो यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होता था वो इसमें होता नहीं था। हम कारण देख चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन का, कि वन ऑफ द रीजन वाज दैट हाई डिपॉजिट ऑन द बैंक। तो उसके बाद में 2016 के अंदर क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो डिपॉजिट था, इंटरेस्ट था, इसमें जो बेस रेट में जो आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक के अंदर डिपॉजिट होते थे उन पे, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होते थे उन पे जो इंटरेस्ट देता था बैंक, उसको इंटरेस्ट भी तो देगा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, तो उनका एवरेज कंसीडर किया जाता था। उनका एवरेज यहाँ पे हम बेस रेट में कंसीडर कर रहे हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में जो हम मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको कंसीडर करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन न्यू डिपॉजिट, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कंसीडर किया जाएगा, और इसमें रेपो रेट भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें एवरेज रेट ऑफ बेस रेट में क्या है, हम एवरेज लेते थे, एवरेज ऑन डिपॉजिट रेट लेते थे, और इसमें हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग की ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, इसके अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड किए थे, जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पे आरबीआई ये बैंक्स लोन देते थे 2016 के बाद में, वो रेपो रेट के आधार पर, रेपो रेट, रेट ऑन न्यू डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ सीआरआर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। बाकी सर ये दोनों चीज सेम रही थी, जो बेस रेट वाली थी वो सेम इसमें ऐड होगी, और जो एवरेज वाला था वो मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन देते थे वो इंक्रीज हो गया, प्लस इसमें रेपो रेट ऐड कर दिया गया। तो रेपो रेट इंक्रीज करने से थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ, परंतु ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अभी भी क्या है, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं कि बैंक कितना डिक्लेयर करे उन्हें। तो अभी भी सिस्टम क्या है, ओपेक है, तो इंटरनल बेंचमार्किंग ही किया जाता है। तो यहाँ पे पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता था, जो आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करता था या इंक्रीज करता था, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था बैंक के लोन में, ठीक। तो इसको जो बोलते थे, जो ये जो सब दोनों बातें हैं वो इंटरनल बेंचमार्किंग ऑफ लोन पे आधारित है।
अभी बात चल रही है बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इंक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लोन की चल रही है बात, ठीक है। उसके अंदर ये जो रेट होगा, बैंक का लेंडिंग रेट होगा, वो किन बातों पर डिपेंड करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लोन में जो बैंक लोन देगा वो किस बात पे होगा, वो इनसे 4 ऑप्शन टू लिंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनमें से 4 पे लिंक किया जाएगा। यहाँ पे जो रेट दे रहा, देखो बेस रेट में जो लोन दे रहा है बैंक, वो किस पे दे रहा है, बेस रेट प्लस स्प्रेड पे दे रहा है। तो इनमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में क्या होगा कि 4, जैसे कि रेपो रेट को इंक्लूड किया जा सकता है। इन 4 पिलर्स यानी कि रेपो रेट, ट्रेजरी 91 बिल की जो T91 बिल है, 3 महीने वाला बिल है, और 6 महीने वाला बिल है, उनकी यील्ड पे उसको लिंक किया जा सकता है। या फिर बेंचमार्क एनी पब्लिश्ड बाय, ये फिबिल है, फिबिल फाइनेंशियल इंडिया बैंक लिमिटेड है, ये इसका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ये रिलीज करती है हर, तो उनसे कोई इन चारों में से किसी को लिंक कर सकता है। तो कौन कौन से 4 हो गए, ठीक है। एक्सटर्नल जो बेंचमार्क हो गए जिनसे लिंक करना होगा, वो रेपो रेट हो सकता है, या फिर ट्रेजरी 91 T91 की यील्ड हो सकती है, या T92 182 की, या फिर बेंचमार्क पब्लिश्ड बाय फिबिल की, इनसे लिंक करना होगा। तो जो नया लोन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेस रेट प्लस ये नया रेट यानी कि रेपो रेट प्लस सम रेट होगा प्लस स्प्रेड। तो आरबीआई अब रेपो रेट चेंज करेगी तो वो इन बैंक को जो लोन दे रहा है वो भी चेंज करना पड़ेगा, वो अपने आप इसमें रिफ्लेक्ट होगा। यदि इसकी जगह T91 भी होता यील्ड, तो आरबीआई जो लोन देती है, आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगी तो क्या है, यील्ड ऑफ T91 एंड T181 यानी कि ट्रेजरी बिल 182 बिल वाला होता है, उनकी यील्ड भी चेंज होती है अपने आप। तो ये दोनों है वो रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं। तो आरबीआई इसको चेंज करेगा तो ये चेंज हो जाएगा, रेपो चेंज होगा तो ट्रेजरी बिल की यील्ड चेंज हो जाएगी। तो इसके आधार पे जो नया जो होगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसका जो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एसबीआई की जो रेपो रेट होगी वो रेपो रेट प्लस स्प्रेड के बराबर होगी। आईसीआईसीआई बैंक का जो लोन देगा वो रेट कितने होगी, रेपो रेट प्लस स्प्रेड की होगी। या फिर एचडीएफसी जो यील्ड देगा, यील्ड रेट ऑफ T91 या स्प्रेड, इसको इंक्लूड कर सकता है। ये तीनों क्या है, आरबीआई की रेपो रेट पे डिपेंड करेंगे। तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लोन पे उनका लोन आधारित होगा। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था अब, हाँ ये था, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। तो बैंक विल डू लेंडिंग एट और अबव द MCLR, तो दिस इज करेक्ट। तो ये MCLR का जो इसका रेट था वो इससे कम पे लोन नहीं दे सकता था। MCLR में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, ये MCLR प्लस स्प्रेड था ना, MCLR प्लस स्प्रेड था, तो उस पे लोन देता था। तो जैसे बेस रेट प्लस स्प्रेड पे लोन दे रहा है बैंक, तो MCLR प्लस स्प्रेड पे लोन देगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आप लोग पढ़िए। MCLR में इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CRR और SLR, तो ये डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताइए आप। तो ये बैंक विल डू लैंडिंग एट, तो मिनिमम इसमें MCLR में क्या होता था, वो इंक्लूड होता था स्प्रेड। तो ये जो लैंडिंग होती थी वो MCLR उससे अबव की होती थी, ठीक है। तो मिनिमम MCLR होगा, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज MCLR में इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CRR और SLR के कारण इंक्रीज हुआ है, यानी कि बैंक को जितना CRR और SLR मेंटेन करना पड़ेगा उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट है जो लोन देने की, वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड इज MCLR हेल्प इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेट एज कंपेयर टू बेस रेट। तो हमने देखा था कि बेस रेट के कंपेयर में तो ये सही है, क्योंकि इसमें रेपो रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड की जो लैंडिंग रेट थी वो इंक्रीज किया गया था। दिस इज अगेन करेक्ट। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। अभी इसको और आगे देखते हैं, ठीक है। तो बेस रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2010 रिप्लेसिंग द बेंचमार्क लाइन, BPLR सिस्टम को रिप्लेस करते हुए इसको लाया गया था, ठीक है।
रिप्लेसिंग द बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट हुआ था पहले, उसके बाद में 2010 में बेस रेट आ गया, उसके बाद 2016 में कौन सा आया, 2016 में MCLR आया है, ठीक है। तो बेस रेट इज द मिनिमम रेट बिलो विच द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन नॉट लैंड। RBI पब्लिश द गाइडलाइन ऑन कैलकुलेटिंग ऑफ द बेस रेट एंड एवरी बैंक हैज टू कैलकुलेट इट्स ऑन बैंक। हर एक बैंक को अपना बेस रेट कैलकुलेट करना पड़ता था, ठीक है। तो बेस रेट कैलकुलेटिंग मेथोडोलॉजी हम देख चुके हैं, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट फंड, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द CRR और SLR इज इंक्लूडेड, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारी बातें हमने देख ली है। एंड MCLR फिर देखा था 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया है। MCLR कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के रेट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग CRR और SLR विल काउंटेड, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक इज काउंटेड, देन द टेनर प्रीमियम यानी कि बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड फॉर विच लोन इज गिवन दैट इज अगेन काउंटेड, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी बेस रेट एंड MCLR इज दैट चेंज फ्रॉम एवरेज टू मार्जिनल से हमने चेंज कर दिया था, एवरेज रेट पे जो लोन दिया जाता था वो उसको मार्जिनल पे ले आए थे हम, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द बैंक, ठीक है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इट विल सो इसके कारण जो बेटर मॉनेटरी हुआ था, देन बैंक शैल रिव्यू एंड पब्लिश देयर MCLR को उनको हर मंथ उनको पब्लिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट लिंक्ड विद एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। इंटरेस्ट रेट लिंक्ड विद एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो 4 इंडिकेटर्स पे इसको लिंक किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कैन बी रेपो रेट और यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये हो सकती है, रेपो रेट हो सकता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट और यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज करेक्ट। वंस रेपो रेट चेंजेस द लैंडिंग रेट ऑफ बैंक्स विल ऑटोमेटिकली चेंज, दिस इज अगेन करेक्ट। ये भी हम देख चुके हैं कि ये एक बार इंक्रीज हो गया तो उसको ट्रांसमिशन में अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। तो बैंक आर मैंडेटेड बाय RBI टू लिंक द डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट विद एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। तो डिपॉजिट रेट के बारे में बात हो रही है, लैंडिंग रेट पे बात हो रही है, डिपॉजिट रेट पे कोई भी बात नहीं हो रही है। डिपॉजिट कितना है भी करवा सकते हो आप किसी भी रेट पे, बैंक का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो। लैंडिंग रेट है वो उसको कितना लोन, कितने रेट पे लोन दे रहा है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, प्राइम एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक करने की। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर फॉर दिस इज 1 and 2, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी देख लिया, ठीक है। डन, ये भी देख लिए हैं, आंसर इसका बी फॉर बॉम्बे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? तो हमने अभी देखा स्प्रेड क्या होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्प्रेड चार्ज ओवर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बाय द बैंक। तो ये जो बैंक का लोन देगा, किस रेट पे लोन देगा बैंक? स्प्रेड प्लस एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, रेपो रेट, या फिर T91 वाला या फिर T362 वाला, उसके आधार पर देगा। तो स्प्रेड विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे जो स्प्रेड है वो बैंक के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, दिस इज करेक्ट। तो स्प्रेड विल चेंज विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये चेंज नहीं होगा। हम देखते हैं अभी आगे स्प्रेड होता क्या है। द स्प्रेड में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोन्स। ये हाउसिंग लोन के लिए अलग होगा, एजुकेशन लोन के लिए स्प्रेड अलग होता है। तो स्प्रेड बैंक के ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड 3, ठीक। फर्स्ट एंड 3, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। सो स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इज इक्वल टू, स्प्रेड कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, बिजनेस स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक, इसका स्प्रेड मिलकर बना होता है। यानी कि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम होता है वो हमारी जो लेंडर्स की क्रेडिट रिस्क प्रीमियम किस पे डिपेंड करेगा? मेरे को लोन लेना है तो मेरी क्रेडिट रेटिंग पे, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से मुझे लोन मिलेगा ना। तो मेरा जो क्रेडेंशियल है उसके हिसाब से ही क्रेडिट रिस्क प्रीमियम डिसाइड करते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस डिसाइड करती है कि आपको किस रेट पे लोन मिलेगा। तो क्रेडिट प्रीमियम कैन चेंज ओनली व्हेन द बोरोवर क्रेडिट असेसमेंट अंडरगोज ए सब्सटेंशियल चेंज। द अदर कंपोनेंट ऑफ द स्प्रेड लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी अल्टर्ड वंस इन 3 साल में इनको अल्टर किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट अंडर द एक्सटर्नल बेंचमार्क शैल बी रीसेट एट वंस इन 3 मंथ्स। तो 3 महीने में से एक बार को एक्सटर्नल बेंचमार्क का जो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट, वो सेट करना पड़ेगा। और आरबीआई कोई भी डिसीजन यानी कि जनवरी में लेती है तो उसका इफेक्ट होगा वो फरवरी में जाके नहीं होगा, वो अप्रैल में जाके
आरबीआई के डिसीजन का रेट में उनको डिसाइड पड़ेगा। यदि आरबीआई 5% से मान लेते हैं कि रेपो रेट कम कर रही है, तो एसबीआई अपना जो करेगा वो 3 महीने के बाद में करेगा लगभग। तो इसमें थोड़ा सा टाइम गैप होता है, ताकि बैंक के अंदर जो दूसरे डिपॉजिट होते हैं उनका भी तो उनको लोन दे, जो डिपॉजिट रेट होते हैं और बाकी लॉन्ग टर्म जो बैंक के लोन होते हैं वो भी डिफर करते हैं अलग अलग रेट पे। उन सब बातों को बैंक ध्यान रखता है। बट देयर इज नो मैंडेट फॉर एनबीएफसीज को उनका जो लेंडिंग रेट है उनको लिंक करने का कोई मैंडेट नहीं है। ठीक, ये सारी बातें हम देख लिए। तो ये 4 रेट थे जो एक्सटर्नल बेंचमार्क कौन कौन से हैं। रेपो रेट, 3 मंथ ट्रेजरी बिल यानी कि T91 वाला, उसकी यील्ड, 6 मंथ ट्रेजरी बिल की यील्ड, एंड अनदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क फीबिल। क्या है? फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फीबिल है ये। ठीक है, उसका कोई भी एक इंटरेस्ट रेट पब्लिश होगा, उनमें से चारों को वन ऑफ द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बैंक कंसिडर कर सकता है, उसके आधार पर लोन देगा। ठीक, तो आरबीआई हैज मैंडेटरी फॉर द बैंक टू लिंक ऑल द न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल या फिर लोन्स है जो भी, या फिर एमएसएमई को जो लोन दे रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2019 से उसको करना जरूरी हो गया है। एवरी बैंक, हर एक बैंक अपना एमसीएलआर खुद डिसाइड करता था। तो बैंक डिसाइड करता था एमसीएलआर, बेस रेट भी क्या है खुद अपना बैंक डिसाइड करता है, स्प्रेड भी क्या है बैंक पे डिपेंड करता है, स्प्रेड हर एक बैंक का अलग है। ठीक है, तो एमसीएलआर रेट डिपेंडेड अपॉन द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ऑपरेशनल रेट, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था? ठीक है, ये देख लिया, ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है? वो शैडो बैंकिंग का एक टाइप होती है। दीज आर टाइप ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ शैडो बैंकिंग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है आरबीआई मैंडेट एनबीएफसी टू लिंक देयर लैंडिंग रेट विद द एंकर रेट। ये हमने देखा था कि एनबीएफसी को जरूरत नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है एमसीएलआर इज द एंकर रेट विच एक्ट एज एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। एमसीएलआर इसमें एंकर रेट कहाँ है? रेपो रेट तो हो सकता है, तो ये तो गलत है। रेपो रेट T91, T361 एंड फिबिल वाला कोई रेट हो, तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। नन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हैं, वो बैंक एक्सेप्ट ऑल द डिपॉजिट ऑफ द बैंक, इट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट है वो बैंक एक्सेप्ट करता है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, तो डीडी है वो एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जो हमने देखा था पहले कि इंश्योरेंस डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, ये हम पढ़ चुके हैं। 5 लाख रुपए का पर पर्सन पर बैंक का लोन इंश्योर्ड होता है, डिपॉजिट होता है, वो इंश्योर होता है अप टू 5 लाख रुपए तक का। इंश्योरेंस ये अवेलेबल नहीं होती है एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती हैं, जबकि बैंक्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा होती हैं। उसके अनुसार वो आरटीजीएस, नेफ्ट ये इशू कर सकती हैं। तो बैंक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना अलाउ किया गया है? अप टू 74% बैंक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। एनबीएफसी के अंदर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, सीआरआर की रिक्वायरमेंट है, बैंक को है। एनबीएफसी के लिए कोई सीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीएआर बेजल थर्ड के अंदर 11.5% बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बैंक्स पे तो बेजल थर्ड की रिक्वायरमेंट है ही, सीआरआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट है बैंक्स पे। एनबीएफसी पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी पे ये रिक्वायरमेंट है। उनको जो है वो सीआरआर 15% मेंटेन करना पड़ता है, 15%। डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी 2 प्रकार की हो सकती हैं, डिपॉजिट टेकिंग एज वेल एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो इसमें डिपॉजिट टेकिंग वाले ही इसके अंदर आते हैं, उनको सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। एसएलआर वो बैंक्स पे तो लगता ही है, हम जानते हैं। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40% हो सकता है, बैंक्स के लिए मैक्सिमम 40% हो सकता है। और एनबीएफसीज है जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है उन पे भी एसएलआर लगता है 15%, उनको मेंटेन करना पड़ता है 15%। तो बैंक्स हैं, दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर उसको लाइसेंस दिया जाता है। दे आर अप्रेक्टेड अंडर, एनबीएफसीज है वो कंपनीज होती है अंडर कंपनीज एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय वेरियस बॉडीज के द्वारा रेगुलेट की जाती है, हम देखेंगे यहाँ पे आगे। तो बैंकिंग एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बहुत सारी हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अलग होती है, बैंकिंग के लिए अलग है, देन हाउसिंग के लिए अलग है, अलग अलग सेक्टर के लिए एनबीएफसी अलग अलग है। ठीक,
तो एनबीएफसी का टाइप देखते हैं, तो बेस्ड ऑन एसेट लायबिलिटी के आधार पर, तो डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस के आधार पर, जैसे कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक होता है, उसी तरह से वो एनबीएफसी जिनका एसेट साइज मोर देन 500 करोड़ रुपीज है, वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइड 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको क्लासिफाई किया जाता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। और इनको क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी आरबीआई ने क्या है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया था एनबीएफसी के लिए, स्केल बेस्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या है, कुछ एक बेस लेयर, इसमें 4 लेयर होती है, बेस लेयर है, मिडल लेयर है, देन अपर लेयर एंड टॉप लेयर। नीचे से ऊपर जाओगे तो इनको प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेगुलेशन, नीचे से ऊपर जाओगे तो इनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में वो भी बढ़ती जाती है, और इनकी क्या है, टाइटनेस होती जाती है, इनकी रिक्वायरमेंट है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टाइटन हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे इनका सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इन पे ज़्यादा रेगुलेशन होगा, ठीक। ILFS और दीवान हाउसिंग बैंक क्या होगी थी, बैंकरप्ट होगी थी, जिसके कारण मैक्रो इकोनॉमी पे उनका असर पड़ा था। उसके बाद में से अभी ये जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है वो किसके लिए लाया गया है, एनबीएफसी के लिए लेके आया है आरबीआई। पीसीए किसके लिए है, बैंक के लिए, प्रमोट करप्टिव एक्शन। देन अगेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है, आप बताओगे मेरे को, गार्ड अप्रोच है वो किसके लिए है, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है, गार्ड अप्रोच आरबीआई की। तो इसमें जो लेयर बनाई गई है, इसके अंदर नॉन डिपॉजिटिंग टेकिंग नीचे वाली लेयर में जो होती है वो बेस लेयर है, इसमें वो एनबीएफसी जाती हैं जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट बिलो 10,000 करोड़ रुपीज, जिसका एसेट है वो 10,000 करोड़ रुपए से कम हो, लेस देन 10,000 करोड़ रुपीज जिनका एसेट हो 10,000 करोड़। इससे ऊपर वाले में उसमें ज्यादा वाले हो जाएंगे, ठीक है, जिनका एसेट मोर देन 10,000 करोड़ हो वो इसमें आ जाएगी मिडिल लेयर में। फिर उसके बाद में मिडिल में अपर में आ जाएगी टॉप 10, जो दुनिया की इंडिया की टॉप 10 एनबीएफसीज है वो लेयर सी में आ जाएगी, और लेयर डी को जनरली एम्प्टी रखा जाता है, ठीक है, ये एम्प्टी रखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो रिस्क होगा टॉप 10 वाली में से उसको डाला जाएगा, बाद में इनमें से ही प्रमोट किया जाएगा, अभी एम्प्टी है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या है, टाइटनिंग होती जाती है। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन किसके लिए लाया गया है, वो एनबीएफसी के लिए लेके आया गया है, आरबीआई लेके आई है, ये इतना पता होना चाहिए। देन वेंचर कैपिटल जो वाली जो एनबीएफसी होती है उनको सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस वाली एनबीएफसी होती है उनको इरडा रेगुलेट करता है, चिट फंड वाली को कौन से करेगा, चिट फंड को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, निधि कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर निधि कंपनी को रेगुलेट करता है, चिट फंड को स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, इरडा, और वेंचर कैपिटल या फिर मर्चेंट बैंकिंग वाली कंपनीज है वो उनको क्या करता है, सेबी रेगुलेट करता है। एंजल इन्वेस्टर को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट को सेबी रेगुलेट करता है। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड क्रिएट ए हिंड्रेंस इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय आरबीआई। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 4+-2% इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, उसमें किसका हिंड्रेंस हो सकता है, गवर्नमेंट डेविएटिंग फ्रॉम फिस्कल रोड मैप। यदि गवर्नमेंट अपना जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 3% का मान लेते हैं, यदि उसके ज़्यादा स्पेंड करे, गवर्नमेंट 4% स्पेंड करे, तो मनी क्या है मार्केट में इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा, तो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो ये हिंड्रेंस होगा, वन ऑफ द हिंड्रेंस, दिस इज करेक्ट। तो सेकंड क्या है, इम्पीडेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यदि बैंक ट्रांसमिट न करें तब भी ये क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ा रह सकता है, दिस इज अगेन करेक्ट। सप्लाई साइड बोटलनेक, यानी कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैन बी सप्लाई साइड से भी हो सकता है और डिमांड साइड से भी हो सकता है। तो डिमांड साइड से आरबीआई के मनी के द्वारा कंट्रोल करेगी, और सप्लाई साइड वाली क्या है, सप्लाई पे जैसे मान लेते हैं ड्राउट आ जाए, तो ड्राउट के कारण क्या है, पल्सेस का दाम बढ़ जाए, तो वो क्या है, सप्लाई साइड शॉक है। तो सप्लाई साइड बोटलनेक्स के कारण क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, जनरली वो डिक्रीज होती है, इन्फ्लेशन आता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्ले मेजर रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें मनी मार्केट मेजर रोल प्ले करता है, ये हम देख चुके हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का 2 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मनी मार्केट में आती है, फिर मनी मार्केट से फाइनेंशियल मार्केट में जाती है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बाय आरबीआई कैन हेल्प इन मॉनेटरी ट्रांसमिशन में कौन सा हेल्प कर सकता है? तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन में फॉरेक्स हेल्प करता है क्या? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म पढ़ चुके हैं, तो ये सारे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही एक पार्ट है, तो ये सारे तो होंगे ही होंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए। फॉरेक्स स्वैप में क्या होता है कि आरबीआई डॉलर खरीद ले बैंक से आरबीआई डॉलर खरीद ले, ठीक है, या बेच दे। डॉलर आरबीआई खरीदे या फिर बेचे, ठीक है, दोनों ही कर सकता है। तो खरीदेगा तब क्या हो जाएगा, मनी रुपी क्या है, रुपीज है वो बैंक के पास इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, ठीक है। यदि बेचेगा तब क्या होगा, डॉलर इस बैंक को बेचेगा तब क्या हो जाएगा, मनी रुपीज क्या होगा, रुपी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, रुपी का अमाउंट डिक्रीज होगा, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी कराएगी। तो दिस इज करेक्ट, तो फॉरेक्स वाला भी इसको डिसाइड करेगा, तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज अ पास थ्रू ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन टू इकोनॉमी